अरे भाई नंगा पुंगा होने से क्या बोलता है? हाँ? पता खड़ा है। सामने जाके हाँ? पत्ती को भी ढेर कर दिया, उसके बाद नंगा पुंगा होता है, इसलिए पता। इधर मंडी करो। कौन अंत से इधर देख सामने। शाम के 6 बजे ये जो शख्स खड़ा है टकटकी निगाहें लगाकर एक कब्र को बड़े ध्यान से देख रहा है। उसका मकसद ये है कि एक ताजी लाश को किसी भी तरीके से चुरा कर उसके साथ गंदी हरकत करनी है। और ये जो लाश एक औरत की होनी चाहिए, लाश 3 से 4 दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसमें से भयंकर बदबू आएगी और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इस इंसान ने जानबूझकर एक ऐसे समय को चुना कि उस कब्रिस्तान में कोई भी आसपास आपको नजर नहीं आएगा। ये उस टकटकी निगाहें लगाकर देखने के बाद वहां से वापस लौट जाता है और कुछ सोचते हुए उस कैमरे के फ्रेम से गायब हो जाता है। इसके बाद कहानी आती है कि उस कब्र को उजाड़ दिया गया है और एक कब्र को नहीं 2 से 3 कब्रों को उजाड़ा गया है। लेकिन जब अंदर की कहानी पता लगती है कि रात के अंधेरे में ये जो शख्स आपको अभी कपड़ा पहने हुए नजर आ रहा है, हम आपको दिखाएंगे इस डिकोडिंग क्राइम में कि किस तरीके से वो कपड़े उतारकर नंगे बदन रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में यहां से वहां चल रहा है, कैमरों को छुपा रहा है। और कोई कहे कि मेंटली बीमार है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने कैमरों को एक तरीके से छुपाने की भी कोशिश की थी, एक ऐसी नाकाम कोशिश जहां पर एक दूसरे कैमरे ने उसे पकड़ लिया। लेकिन आपको बता दें कि लाश को निकालने के बाद, जो औरतों की जो ताजी लाश होती है उनको निकालने के बाद उनके साथ गंदी हरकत तो जरूर करता था, लेकिन इस शख्स पर और कहें हमारे देश में अगर कोई इंसान किसी मुर्दा के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है तो उसे कोई सजा नहीं होती। और क्यों नहीं होती बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। लेकिन उससे पहले समझिए कि किस तरीके से एक सनकी ने लाशों को निकालने की कहें सिलसिला ही कर दिया था। अलग अलग वक्त पर अलग अलग कब्रों से वो लाशों को निकालता और मौज करने के बाद उन लाशों को वहीं पर छोड़कर भाग जाता। क्या है अंदर की कहानी, तफसील से जानिए। तो ये जो तस्वीरें आपने अभी अभी देखी और इस वक्त भी आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये मध्य प्रदेश के खांडवा से सामने आई हैं। और जिस शख्स को आप कैमरे पर देख रहे हैं उसका नाम है अयूब खान, उम्र है 50 साल। ये शख्स दैवीय शक्तियाँ पाने के लिए, क्योंकि इसने एक तांत्रिक क्रिया सीखी और इससे समझ में आया कि अगर ये महिलाओं के साथ, वो भी मरी औरतों के साथ, उनकी लाशों के साथ रेप करेगा तो इसकी जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी। और तो और इस शख्स ने इतनी घिनौनी साजिश रची, इसने ऐसा प्लान किया कि इसने बाकायदा अमावस्या की रात को चुना इन कब्रों में जाने के लिए, इन कब्रों से लाशों को निकालने के लिए, ताकि जब भी ये मामला उजागर हो, लोगों को पता लगे, तो सबको ये समझ में आए कि अमावस्या की रात है और इस रात अगर कोई भी कल्ट परफॉर्म किया जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ की जा रही है, तो उसके पीछे किसी हिंदू तांत्रिक का हाथ हो सकता है। दरअसल आपको सबसे पहले ये जगह दिखाती हूँ, ये तस्वीरें देखिए, ये कब्र की तस्वीरें हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और इस कब्र को, जहाँ पे इस शख्स ने खुदाई की, औरत की लाश बाहर निकाली, उसके साथ रेप किया, उसके बाद उसे आधा अधूरा दफना दिया, अब फिर से उस कब्र को ठीक किया जा रहा है। यहाँ पर चटाइयाँ थी वो बिखर गई हैं, पत्थर बिखर गए हैं। और इस पूरे मामले की शुरुआत होती कुछ ऐसे है कि लगभग 17 मई के आसपास एक शख्स हैं जिनके घर में जब उनकी बुआ का देहांत हुआ और उसके बाद जब वो उनकी लाश को दफनाया जाता है, और तभी होता ये है कि अचानक से वो देखते हैं कि शाम तक जो लाश है वो निकाल ली गई है, मिट्टी इधर उधर हो गई है और उस लाश के पैर से नीचे के हिस्से और यूँ समझिए कि जो मुंह होता है उसके साथ गंदा काम किया गया है। ये समझ में आया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, उसके बाद दोबारा जो कब्र है उसको फिर से वैसा ही बनाया गया। अब ये सिलसिला 17 को हुआ, फिर 19 को और फिर 21 को फिर से हो गया। अब लगातार उस एरिया में इस तरह से खबरें आई कि एक शख्स है या ऐसा कोई आदमी है जो महिलाओं के साथ गंदा काम कर रहा है। वो देखता है कि जो औरतें जिनके घरों में हाल ही में किसी औरत का देहांत हुआ, उसकी लाश दफनाई गई है, तो आखिरकार जैसे ही लाश दफनाई जाती है उसके करीब 4-5 घंटे बाद, यानी रात को, एक शख्स है जो लाश को निकालकर उसके साथ रेप कर रहा है, क्योंकि पैर का जो हिस्सा होता है, जो कमर से नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ पर गंदा काम किया गया और मुँह में गंदा काम किया। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है। अब पुलिस बाकायदा प्लानिंग करती है उस शख्स को पकड़ने के लिए और लगा देती है जो कब्रिस्तान है वहाँ पर CCTV और लाइट।
लेकिन उसके बाद होता क्या है, अब आप ये तस्वीर देखिए। ये जो स्क्रीन पर आपके वीडियो चल रहा है ये 21 सितंबर का वीडियो है। अगर समय की बात करें तो लगभग 8:10 हो रहे हैं। इस वक्त आप खुद देखिए कि जो कब्रिस्तान है काफ़ी शांत पड़ा हुआ है क्योंकि रात का मामला है, और तो और एक लाइट जो है वो भरपूर चमक रही है। यही वो लाइटें हैं कि जब जिस तरह से मामला सामने आया, जब लोगों ने शिकायत की पुलिस में, तो पुलिस ने चेक करने के लिए कि आखिर कौन सा वो शख्स है जो इस तरह से अंदर आकर औरतों के साथ गलत काम कर रहा है, तो बाकायदा कब्रिस्तान में लाइटें लगाई गई और कई सारे CCTV लगा दिए गए जिसमें से कुछ छुपे थे और कुछ दिख भी रहे थे। अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो में आगे जब बढ़ेंगे तो करीब 8:15 पर और 40 सेकंड के पास आपको ज़रा सी हलचल होती दिखाई देगी। कहाँ पर? जहाँ पर आप नोट करिए जो 21 सितंबर और टाइमिंग लिखा हुआ है उसी के कुछ नीचे आपको हल्की सी हलचल होती नजर आएगी। अगर गौर करेंगे तो आपको एक शख्स दिखेगा, लेकिन जब तक के लिए एक ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद किसी पत्ते की सरसराहट हुई है या कोई जानवर उधर से गुजरा है। कोई भी ऐसी हलचल आपको उस जगह पर नज़र आएगी। अब जैसे ही CCTV थोड़ा आगे बढ़ता है तो इसमें दिखेगा, क्योंकि हमने इस CCTV को बाकायदा बहुत गौर से देखा है, इसे समझने की कोशिश की है, उसी तरह से मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे ही समय थोड़ा बीतता है ये शख्स थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इसकी नज़र पड़ती है कि सामने CCTV कैमरा और साथ ही साथ लाइट बहुत तेज़ है। अब इसको समझ में आता है कि जैसे ही ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब तक अंधेरे में है तब तक तो बिल्कुल हल्की सरसराहट हो रही है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ ये लग रहा है कि शायद कोई मौजूद है। कौन मौजूद है ये पहचान पाना बहुत मुश्किल है। तो ये भी यहाँ पर सोच लेता है कि जैसे ही ये लाइट में आएगा तो पूरी तरीके से इसका चेहरा दिख जाएगा, CCTV में कैप्चर हो जाएगा और जो इसकी बाकायदा एक साजिश थी, जिस तरह से एक महिलाओं के साथ कर रहा था, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। और इसीलिए ये बड़े ही आराम से, आप अगर इसे नोटिस करेंगे, 8:15 पर जो पेड़ बने हुए हैं, जो बहुत सारे कब्रिस्तान में झाड़ लगी हुई हैं, उसी के पीछे से जंगल की तरफ, अपनी समझिए उसके पीछे से गली में भागने की कोशिश करता है उस कब्रिस्तान में, और फिर वहीं से पीछे वो उस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करता है ताकि वो CCTV की नज़र में ना आए, मतलब पेड़ों से बचकर वो अंदर निकलता है। और फिर जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, अगर हम टाइम की बात करें तो 8:16 लगभग 30 सेकंड के आसपास ही आपको ये उस पेड़ों से बाहर निकलता दिखाई होगा। वहाँ पर कुछ हलचल होगी, लेकिन अब यहाँ पर ये थोड़ा क्लियर दिखाई देगा ये आदमी। इसके शरीर पर कपड़े आपको नहीं दिखेंगे और दिखेगा कि एक कपड़ा जो है वो इसके हाथ से लटक रहा है। अब वो कपड़ा क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये कपड़ा दिखाई देगा कि इसके हाथ से लटक रहा है और वो कुछ लकड़ी जैसी चीज़ को लेकर उस कपड़े को उसमें फंसा रहा है और फिर सीधे अपना मुँह थोड़ा सा छुपाकर ये जो लाइट है इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, CCTV कैमरे को भी छुपाने की कोशिश कर रहा है और ये अपनी कोशिश में कामयाब भी होता है। दरअसल ये जो अयूब खान है ये बड़ी ही चतुराई से अपना फेस छुपाता है और लकड़ी के जरिए इस पूरी लाइट और CCTV को छुपा देता है और इसके बाद फिर सीधे वहीं से आप देखिए उसी गली की तरफ चल देता है, क्योंकि इसे उस लाश में, जो औरत की जो लाश दफनाई गई थी उस कब्र में, उसको निकाल कर उसके साथ रेप करना था और अपनी दैवीय शक्तियाँ बढ़ाई थी। वो मैं क्यों कह रही हूँ वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन अब जो इसने कपड़ा टांगा और जिस जगह पर छुपाया उसकी भी आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर गाँव के लोग मौजूद हैं खंडवा के, और ये जो कब्र का मेंटेनेंस करते हैं, जो वहाँ पर देखते हैं, उनको सारी चीज़ें समझा रहे हैं कि इन्होंने जिस तरह से लाश वहाँ पर दफनाई थी कब्र में और कोई रात को आकर ऐसी हरकत करके गया, तो CCTV में जो इन्होंने देखा वो बाकायदा बता रहे हैं और साथ ही दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसी कपड़े से, जो कपड़ा आप देख रहे हैं और यही लाइट, यही CCTV छुपाया गया था अयूब खान के द्वारा। ये कैमरे पे कपड़ा डाला है, उसको ये पता नहीं था सर कि वो सामने भी एक कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि उसकी लाइट नहीं जल रही थी, इसकी लाइट जल रही थी। अब यहाँ तक सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब CCTV मिल जाता है, इसके बाद पुलिस को पहली बार एक शख्स दिखाई देता है, जैसा हमने आपको देखा एक अंधेरे में। लेकिन उससे पहले दीपक ने भी आपको एक CCTV दिखाया जो 21 सितंबर की शाम 6 बजे का है, यानी उस वक्त लाइट थी और इस आदमी का चेहरा दिख रहा है। अब उस वक्त क्या होता है कि जब पुलिस उसका और रात वाले CCTV का मिलान करती है तो लगभग चेहरा सेम दिखता है। अब होता दरअसल ये है कि पुलिस की जो टीम है बाकायदा सोशल मीडिया पर हर कहीं, क्योंकि हर एक शख्स चाहता था कि इस आदमी के बारे में पता लगे जो लाशों के साथ गलत काम कर रहा है, तो ऐसे में सोशल मीडिया पे इश्तिहार दिए गए, हर कहीं दिखाया गया कि ऐसा कोई भी आदमी आपको दिखे तो बताइए। तो होता ऐसा है कि पुलिस की टीम में से एक शख्स बोलता है कि सर ये तो रजिस्टर्ड अपराधी है, इसका नाम अयूब खान है और ये हाल ही में जेल से छूटा है। अब पुलिस जो टीम जांच कर रही थी उनको अपनी ही एक टीम मेंबर से जब ये सारी जानकारी मिलती है और फाइल खंगालते तो पता लगता है 50 साल का जो अयूब खान है वो आदतन अपराधी है, इस पर 11 और मामले दर्ज हैं और तो और ये भी पता लगता है कि इसने अपनी दोनों पत्नियों का कत्ल भी किया है। दरअसल
अयूब खान ने अपनी एक बीवी को कुएं में गिराकर डुबोकर मारा और दूसरी को जिंदा जला दिया, जिसके बाद इसको उम्र कैद की सजा दी जाती है और 15 साल ये जेल में रहता है। और हाल ही में 15 मई साल 2025 को ही ये अपनी सजा पूरी कर वापस जेल से बाहर छूटकर आता है। अब देखिए 15 को ये बाहर आया और 17 को यानी 17 मई को ही कब्र के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो गई। कब्रिस्तान में जो लाशें हैं उनको निकाला जाने लगा, उनके साथ गंदे काम किए जाने लगे और तब जाकर इसकी पूरी पोल खुलती है और पुलिस इसे अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करने के बाद जब इससे पूछा भी जाता है कि तुमने ये सारी चीज़ें क्यों की, इसके पीछे मकसद क्या था, तो और क्या चीज़ें हो सकती है, कौन सी ऐसी बीमारी है, किस वजह से ये ऐसा कर रहा था, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये पुलिस को बोलता है कि जब ये जेल में बंद था तो एक शख्स ने इसे तांत्रिक क्रिया सिखाई थी और उसी से उसने बताया था कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे, औरतों की लाश के साथ कब्र से निकाल कर उनकी लाशों के साथ रेप करोगे तो तुम्हारी जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और इसलिए ऐसा काम कर रहा था। हालांकि पुलिस को इसने सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और वजह भी हो सकती हैं, किसी और वजह से भी ये शख्स ऐसे जो हरकतें हैं वो कर रहा है क्योंकि वो आदतन अपराधी है। लेकिन जब इसे पुलिस अरेस्ट करती है और इससे पूछताछ की जाती है तो एक बार आप सुनिए कि ये उस वक्त जो मीडिया पर्सन इससे बात कर रहे हैं तो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और मीडिया वालों ने उस वक्त इसे क्या कहा। अरे भाई नंगा पुंगा हो गया क्या बोलता है? हाँ? बार खड़ा है। सामने लाके हाँ? पति को भी ढेर कर दिया, उसके बाद नंगा पुंगा होता है। इधर मुंडी करो। तो नाम से इधर देख सामने। अब यहां पर आपको ये लग सकता है कि ये जो अपराधी है बड़ा मासूम है, रिपोर्टर्स इसको छेड़ रहे हैं। छेड़ नहीं रहा कोई, क्योंकि ये जो अपराधी है इतना शातिर है कि जानबूझकर अमावस्या की रात को चुनता ताकि अगर किसी को शक भी हो तो लोगों को ये लगे कि कोई कहीं या तो साफ तौर पे कहें कि हिंदू पक्ष का कोई अपराधी होगा जो आकर एक तरीके से तंत्र मंत्र के लिए ये सारी क्रियाएं कर रहा होगा। तो इसका एक मकसद ये भी था कि पुलिस बहकावे में आकर उसकी जो छानबीन हो वो कभी भी शक अयूब खान पर ना जाए, और इसलिए ये जानबूझकर रात के अंधेरे में, अमावस्या की रात को जहां पर रोशनी बिल्कुल भी नहीं होती चांद की, उस वक्त ये रात के अंधेरे में बिना टॉर्च के, बिना किसी रोशनी के ये अपने शिकार को पहले ही दिन में पक्का कर लेता और रात होते ही अपनी जो हवस की जो आग थी उसे बुझाने की वो कोशिश में लग जाता। लेकिन जिस तरीके से जब पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी कि ये जो शख्स है ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, इसकी बीवी नहीं है, बीवी की भी मौत हो चुकी है और नंगे बदन होकर ये कब्रिस्तान में कैसे घूम रहा है, क्या इसके अंदर डर भय नाम की कोई चीज है भी या नहीं है। तो पता क्या लगा कि ये जो शख्स है इस एक बीमारी है, उसे कहते हैं नेक्रोफीलिया। ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन अब मैं आपको इसको हिंदी में अगर अनुवाद करूं तो इसका मतलब ये होता है कि एक मुर्दे के साथ यौन संबंध बनाने या उसकी तरफ उसका आकर्षण होना। एक लाश के साथ कि लाश कुछ कर नहीं पाएगी, लाश किसी को अपना बयान नहीं दे पाएगी, उस लाश के प्रति आकर्षित होना, फिर उसके साथ संबंध बनाना एक तरीके की बीमारी है और इसे कहा जाता है नेक्रोफीलिया। इसे आप मेंटली इल मान सकते हैं कि कब्र की खुदाई कर लाश को बाहर निकालकर रेप किया जाता है। अब इसमें आप सोचेंगे कि भारतीय जो कानून व्यवस्था है क्या इसे कोई कठोर सजा इसमें मिल सकती है, तो आपको बता दें कि नेक्रोफीलिया के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है हमारी कानून व्यवस्था में। रेप की जो धारा लगती है, दो धारा 375 और 376 जो आईपीसी की जो धारा थी वो सिर्फ और सिर्फ जीवित व्यक्ति पर लागू होती है, मृत इंसान पे नहीं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको पता लग जाएगा आगे। लेकिन इसमें जो मेन जो दिक्कत हुआ आती है कि अननेचुरल ऑफेंस, मतलब जो नेचुरल चीजें तरीके से नहीं होती है अननेचुरल ऑफेंस माना जाता है। इसमें मृत शरीर को पर्सन नहीं माना जाता और इसलिए ये कानून भी लागू नहीं हो पाता है। मतलब साफ तौर पर अगर जो संविधान जो कानून है वो जिंदा इंसानों के लिए है, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उनके लिए ऐसे कानून नहीं है, तो क्या इसे कोई सजा नहीं होगी? तो देखिए हमारे कानून व्यवस्था में एक धारा जरूर है जो 297 आईपीसी की धारा थी, अब नया कानून आ चुका है, बीएनएस की जो धारा आ चुकी है, तो उसके तहत जो शवों का अपमान करेगा या धार्मिक भावना को जो ठेस पहुंचाने का जो काम होगा उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है।
अब धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना और किसी लाश के साथ रेप करना दो अलग चीजें हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावना को आहत करना, यही सारी चीजें इस पर लागू होगी और ज्यादा से ज्यादा उस पर तंत्र मंत्र और काला जादू करने का जो आरोप लगेगा उसके तहत उसे सजा मिलेगी। लेकिन रेप जैसी जो घिनौनी वारदात जो कर रहा है, जो परिवार एक अंतिम संस्कार करने के बाद जो अपने लोगों को दफनाता है, कुछ लोग जला देते हैं, तमाम जो चीजें होती हैं, अगर मान लीजिए कोई अपराधी लाश के टुकड़े करके भाग जाए, लाश के साथ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करे, लेकिन ऐसे कोई प्रावधान ही नहीं है क्योंकि वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके लिए कोई कानून लागू नहीं होगा और ये कहीं ना कहीं ये लूप होल है जिसे फिक्स करने की जरूरत है। अब ये सारी चीजें क्यों आती हैं? क्योंकि जो कर्नाटका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक जो पुराने जो केसेस थे उसमें एक साफ तौर पे कहा गया था कि नेक्रोफिलिया जैसी जो बीमारी है उसके लिए साफ तौर पे कोई कानून व्यवस्था नहीं है और कोर्ट ने कहा था कि इसको लेकर एक अच्छी तरीके से कानून व्यवस्था बनानी चाहिए। लेकिन और चंडीगढ़ की माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने भी एक मामले में मृत महिला के साथ संबंध बनाने को रेप नहीं माना था। तो टोटल 3 कोर्ट हो जाते हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, अगर आपको याद होगा तो निठारी का जो कांड था उसमें बच्चों महिलाओं की हत्या और शवों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। मतलब किसी इंसान को आपने मार दिया, उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके वो जो खा गया, तो एक इंसान मर चुका है, नरभक्षी बन चुका है, लेकिन उसमें भी अब मरने की बाद जो चीजें होती हैं वो एक तरीके से उसके लिए कोई अलग से कानून नहीं बनाए गए हैं। अब इसमें एक और मामला आ जाता है, रंगराजू केस, जो कर्नाटका का मामला है और इसे इसलिए आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, रंगराजू केस, क्योंकि रंगराजू का जो केस हुआ था, जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2030 में इसका जो एक फैसला सुनाया था, रंगराजू पे आरोप था कि उसने एक महिला की हत्या की, फिर उसका रेप किया, मरने के बाद उसके साथ यौन संबंध बनाए और पुलिस ने उस पर जो हत्या का मुकदमा दर्ज किया और बलात्कार का मामला भी दर्ज किया। याद रखिए जो बलात्कार हुआ था वो मरने के बाद हुआ था। अदालत में जब सुनवाई चली तो ट्रायल कोर्ट ने उसे हत्या और रेप दोनों का दोषी माना, मतलब उन्होंने माना कि रेप हुआ है और जो हत्या भी हुई है। लेकिन जब वो अपराधी रंगराजू हाई कोर्ट में जाकर अपील करता है तो हाई कोर्ट में रेप की परिभाषा जो सीधे तौर पे कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ जिंदा इंसानों के साथ ही अगर कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसे रेप माना जाता है। मृत शरीर के लिए एक औरत के साथ जो अगर कोई चीज ऐसी होती है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा और इसलिए रंगराजू केस में से उस पर जो रेप का मुकदमा चलना था उसे हटा दिया जाता है, लेकिन उस पर हत्या का मुकदमा जरूर चलता है क्योंकि उसने हत्या की थी। अब अदालत ने जो खास टिप्पणी की उसके लिए आपको ध्यान से सुनना चाहिए। मुर्दे के साथ यौन संबंध बनाना एक घिनौना और अमानवीय काम है। मतलब एक इंसानी दिमाग किस तरीके से सोच सकता है कि एक लाश के साथ या मुर्दे के साथ संबंध बनाना है, यौन संबंध बनाना है। तो इस विकृत मानसिकता को उन्होंने माना कि विकृत मानसिकता है, लेकिन भारतीय कानून व्यवस्था में जो कि पुराना जो कानून था आईपीसी, उसमें नेक्रोफिलिया को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है और इसलिए अदालत चाहकर भी आरोपी को रेप का दोषी करार नहीं दे सकती है। ये जो टिप्पणी है, अब ये जो टिप्पणी इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि तमाम जो देश में जो कभी ऐसे मामले आते हैं तो हवाला दिया जाता है कि देखिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने उस वक्त ये टिप्पणी की थी और इसलिए जनाब आप भी इससे दोष मुक्त कर दें। और कोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि आईपीसी, उस वक्त जो आईपीसी में बदलाव कर नेक्रोफिलिया को अपराध बनाया जाए। अब कहीं ना कहीं जो उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज था तो हत्या हो गई और रेप का जो उस पर जो था उसमें वो बरी हो जाता है। तो ये जो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए एक मुर्दे के साथ उसके जो बॉडी, जो लाश या जो जिस किसी की भी वो लाश हो वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन एक इंसान, हम जानवर नहीं हैं, एक इंसान जो मरे हुए इंसान को रिस्पेक्ट की नजर से देखता है। हमारे समाज में अगर कोई भी इस दुनिया में नहीं होता, हम उसके बारे में भला बुरा नहीं कहते हैं, सब अच्छा ही कहते हैं। लेकिन जब अगर ऐसी चीजें समाज के अंदर हो और आप कहेंगे कि मेंटली इल है, अगर आपने देखा किस तरीके से वो कैमरों को छुपा रहा है और किस तरीके से उसका दिमाग इतना काम करता है कि उसे पता है कि कैमरे कौन सी दिशा में, वो कब्रिस्तान के सामने खड़े होकर कब्र को देखता है और उसे पता है कि अगर ये सारी चीजें मुझे अपना शिकार कैसे करना है, और उसके बाद उसे कोई कहे कि मैं मेंटली इल हूं,
तो गलत है। ये कहीं ना कहीं शातिर अपराधी होते हैं, इन्हें पता होता है कि इन्हें कब क्या कैसे करना है और किसके सामने भोलेपन की एक्टिंग करनी है। और इसलिए जब रिपोर्टर इसे छेड़ कर पूछ रहे हैं तो ये हकलाने लगता है, मुंह घुमाने लगता है, इसे आंखों में आंखें डालकर ये बात नहीं कर पा रहा है। और सोचिए ये जो चेहरा है इसके पीछे एक दरिंदा है, एक राक्षस है जो पता नहीं ये जिंदा इंसानों के साथ क्या करता होगा। ये मुर्दे के साथ अगर ऐसी हरकत कर रहा है तो सोचिए जो इसके सामने जिंदा इंसान घूमते होंगे उसे ये किस नजर से देखता होगा। और ऐसे लोगों को समाज में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। ये हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया था और फिर से जेल के अंदर जा रहा है। और जेल में रहते रहते इसने तंत्र मंत्र वाली चीजें सीख ली। जेल होता है सुधार गृह, होता है जहां पे लोग ठीक होने जाते हैं, अपनी सजा को भुगतने जाते हैं, एक अपने आप में बदलाव लाने के लिए जाते हैं। यहां अपराधी तो पहले एक अपराध कर जेल के अंदर जाता है, वहां पे एक नया अपराध सीखता है और फिर जेल से बाहर आने के बाद उसी अपराध को बढ़ावा देने के लिए एक नया अपराध करता है। तो एक सिलसिलेवार तरीके से इन आदतन अपराधी को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस डिकोडिंग क्राइम में इतना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर या ऐसे आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हम आपके सामने लाएं और पेश करें और आसान शब्दों में आपको समझाएं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए ऐसी कौन सी कहानी, ऐसी कौन सी क्राइम केस स्टडीज आप सुनना पसंद करेंगे जिसे हम कोशिश करेंगे हम पढ़कर आप तक जरूर ला सकें। तो तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे।